पिछले टर्न पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। आइए आज भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पिछली बार चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी 1.4 के बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। और ये मौखिक क्वेश्चंस हैं, तो मौखिक क्वेश्चंस का जवाब मौखिक ही दिया जा सकता है। तो 1.4 अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। 1.6 पहले क्वेश्चन नंबर 1.4 को मैं जल्दी से पढ़ करके इसके बारे में आपको बोल दे रहा हूँ। किसी 1.4 का ए, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? वैद्युत आवेश के क्वांटमीकृत से मतलब यह होता है कि उस वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना, जहाँ n जो है एक पूर्ण संख्या है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। यही क्वांटमीकृत का सिद्धांत है। तो इसका मतलब यही होता है कि उस वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना है, जहाँ n एक पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद से पार्ट बी कह रहा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? जब किसी बड़े आवेश की बात होती है तो एक कूलाम बड़ा आवेश होता है। एक कूलाम में एक आवेश है, एक कूलाम, और दूसरा आवेश है मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये संख्या एक कूलाम के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ा जा सकता है, इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। चाहे इतना इस पे आवेश आ जाए या इतना इसमें से निकल जाए तो भी एक कूलाम आवेश पर एक कूलाम आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में यह समुद्र जैसा है। समुद्र से थोड़ा सा जल निकाल लीजिए या समुद्र में थोड़ा जल डाल दीजिए, उसके लेवल पर फिलहाल आपके स्तर पर या स्थूल स्तर पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। सूक्ष्म स्तर पर भले परिवर्तन हो, लेकिन स्थूल स्तर पर परिवर्तन नहीं होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1.4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। बताया भी गया है आपको, कंघी को लेकर के और रगड़ा जाता है तो बाल पर भी कुछ आवेश आता होगा, कुछ कंघी पर भी जाता होगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं, एबोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल वाला और इत्यादि इत्यादि। लिख रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो इसमें कहना यही है कि यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि कांच की छड़ को जब रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेश आता है, रेशम के टुकड़े पर उतना ही ऋण आवेश चला जाता है। ऋण आवेश जाने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकले और रेशम के टुकड़े पर चले गए। तो जितना धन आवेश कांच की छड़ पर होता है उतना ही रेशम के टुकड़े पर होता है। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो आपका रिजल्ट 0 आएगा, जितना प्लस आवेश उतना माइनस आवेश। इस प्रकार यह आवेश के संरक्षण नियम को व्यक्त करता है, क्योंकि रगड़ने से पहले भी उन दोनों पर कोई आवेश नहीं था और रगड़ने के बाद भी दोनों आवेशित तो हुए, लेकिन दोनों का आवेश जोड़ने पर शून्य आ रहा है। इस प्रकार यह जो है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.6 यानी चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 6। 1.6 लिखने का मतलब ये होता है कि बार बार मैं नहीं बोलूँगा, चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6। ये लिख रहा है 4 बिंदु आवेश QA = 2 माइक्रोकूलाम, QB = -5 माइक्रोकूलाम, QC = 2 माइक्रोकूलाम, QD = -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं या रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल कितना है? तो आइए पहले हम लोग वर्ग बनाएं और उसके बाद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें।
वर्ग बनाते समय यह ध्यान देना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अक्षरों को लिखना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चाहे जैसे इच्छा करे वैसे लिखें। ABCD ये 4 QA QB QC लिखा हुआ है तो ABCD आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है। अब यहाँ पर लिख रहा है QA इज इक्वल टू +2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम। QB ऐसा नहीं है कि A यहाँ माने B यहाँ माने C यहाँ माने D, नो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ABCD ऐसे मानते हुए चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर A पर जो रखा गया आवेश है +2 माइक्रोकुलाम है, QB इज इक्वल टू कितना है -5, तो ये हो जाएगा -5 माइक्रोकुलाम। QC इज इक्वल टू यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम, QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम। वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र मतलब इसके विकर्णों को मिलाने वाली रेखा के कटान बिंदु यहाँ पर, मान लीजिए कि यह पॉइंट O है, यहाँ पर कोई एक आवेश रखा गया है और इसका परिमाण जो है 1 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम यहाँ पर रखा गया है। 1 है तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यह धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक है। तो 1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल कितना है, आइए हम 1 बाई 1 करके देखते हैं। यह A है, ये धन आवेशित है, यह भी +1 माइक्रोकुलाम है, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसको माना जा सकता है FA, फोर्स ड्यू टू चार्ज A, FA। यहाँ पर ये धन है, ये धन है, प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी, OC दिशा में है। अब ये भी धन है और यह भी धन है, तो इसके कारण ये बल एक इधर तरफ लगेगा, FC, फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू चार्ज C। FOC लिखना चाहिए लेकिन हमने FC लिखा। और इसी तरीके से यह धन आवेश है, यह ऋण आवेश है, ऋण आवेश धन आवेश को आकर्षित करेगा तो FD इस डायरेक्शन में होगा। एक हमने ऐसे कर दिया और लिख दिया FD, और इस डायरेक्शन में ये माइनस है, ये प्लस है, तो यह आवेश इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा या आकर्षण का बल लगाएगा, और वह आकर्षण का बल जो है कुछ इस दिशा, इस तरह से ये होगा, और इसको लिख लेंगे FB। और ये बनाते समय हम ध्यान देंगे, ये भी +2 माइक्रोकुलाम का है और यह भी +2 माइक्रोकुलाम का बल है, या वो 1 माइक्रोकुलाम का बल है। तो ये इस पर जितना बल OA डायरेक्शन में लगाएगा, यानी FC का परिमाण जितना होगा उतना ही FA का परिमाण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 अपान R²। यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू, कोई Q1 मानिए, किसी को Q2 मानिए, ये दोनों जो हैं और ये दोनों बराबर हैं, Q1 Q2, और इनके बीच की दूरियां भी बराबर है। विकर्णों का कटान बिंदु है तो यह दूरी इस दूरी के बराबर होती है, ये दूरी भी बराबर है, तो ये दोनों परिमाणात्मक रूप से जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन विपरीत दिशा में है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आइए, ये -5 है, भी -5 है, ये चीज़ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है, और ये वाला फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये भी जैसे इसकी व्याख्या की गई है उसी तरह से इसकी भी व्याख्या, यहाँ मान लीजिए Q1 बराबर 1 माइक्रोकुलाम, Q2 इज इक्वल टू -5, तो Q1 Q2 1 और यहाँ -5, हालांकि माइक्रोकुलाम को लिखा जाएगा
5 इंटू 10⁻⁶, 1 को लिखा जाएगा 1 इंटू 10⁻�6 यहाँ पर, और ये दूरी बराबर होगी, तो ये फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे। एफ डी इस डायरेक्शन में होगा और एफ बी इस डायरेक्शन में होगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार से इस पर लगने वाला कुल बल जो है शून्य हो जाएगा। सॉल्व करने की तमाम विधियां हैं। एक विधि ऐसी भी हो सकती है कंपोनेंट मेथड, इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए, इसको वाई एक्सिस मान लिया जाए, इसका कंपोनेंट इधर निकाला जाए, इसको इस डायरेक्शन में निकाला जाए, ये 45 डिग्री का कोण बनेगा और फिर निकाल करके भी दिखाया जाए, वो लंबा प्रोसेस पड़ेगा। तो शॉर्टकट में और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी भी एग्जाम में बनाते समय इसकी लंबाई इसके लंबाई के बराबर, इसकी लंबाई इसके लंबाई के बराबर, मेरा यह एक बड़ा बन गया है, ये बड़ा बन गया है, ये छोटा बन गया है, इसलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए, उसी के बराबर बनाने के लिए हम आपको यहाँ पर फिर से हम आपको बना के बता दें, ये एफ ए हो गया। तो कैसे हम निकालेंगे, लिखेंगे बिंदुओं पर बिंदु O पर रखे एक माइक्रोकूलाम के आवेश पर कुल बल वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ बी प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी। आइए चार वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है ज़रा हम इस पर अभी, चूँकि यहाँ पर वेक्टर एफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर एफ सी, एफ ए और एफ सी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड V इज इक्वल टू माइनस एफ डी, एफ बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ डी। अब ये दोनों वैल्यूज ऊपर वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अतः वेक्टर एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी है, तो एफ ए की जगह पे यहाँ पे लिखिए माइनस एफ सी, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस ये है, एफ बी की जगह पे माइनस एफ डी है, तो लिखिए माइनस वेक्टर एफ डी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, ये है। अब ये देखिए एफ सी है, एफ सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस एफ डी है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0, और इसी को लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू 0। तो अतः एक माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल शून्य होगा, अतः एक माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल शून्य होगा। ये इसका सॉल्व रहा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7। ये क्वेश्चन नंबर 1.7, ये क्वेश्चन ओरल है। आइए ओरल क्वेश्चन का जवाब हम ओरल ही दे देते हैं। लिख रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है या सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? तो उसका आंसर ये है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। कोई आवेश मान लीजिए यहाँ पर है, इसके कारण इस बिंदु पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर निकालें, इस बिंदु पर निकालें, यहाँ से ये दूरी, ये r यहाँ पर कम है, ये अधिक है, ये वाला यहाँ से यहाँ की दूरी, r का मान ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, E का मान त्यों त्यों कम होता जाता है।
ई की वैल्यू कम होती है, न कि शून्य होती है। और एट द पॉइंट एट इनफाइनाइट, अनंत पर, यहाँ आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख देंगे तो ई इज इक्वल टू 0। अनंत पर जाकर, अनंत का मतलब कि थोड़ी दूरी पर जाकर के, या इस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव जहाँ शून्य हो जाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा कोई खींची गई है, बीच में कहीं इसका ब्रेकेज दिखा दिया जाता है यहाँ पर ऐसे, तो ब्रेकेज दिखाने का मतलब है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि नहीं है कि ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ 0 हो। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र 0 जब होगा तभी वहाँ पे ब्रेकेज होगा। चूँकि वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ इस फार्मूले में देख रहे हैं कि आर की वैल्यू अधिक होगी तो ई की वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन ई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर यह कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। यदि ब्रेकेज है, इसका मतलब है कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। क्वेश्चन एक बार और मैं और पढ़ लूँ। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। एकाएक इसलिए नहीं टूट सकती कि टूटने वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र एकाएक शून्य नहीं होता है। वो अनंत पर जाकर के उसका मान शून्य माना जाता है, या उसका वैद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता बहुत कम हो जाती है, इसलिए उसको शून्य माना जाता है। दूसरा कह रहा है, स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती कि मान लीजिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र रेखा यह है, दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा यह है, तो एक ही पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लीजिए हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहते हैं, तो एक दिशा यह हो जाएगी और इसी पॉइंट पर एक दिशा यह हो जाएगी। एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यह E1 है या E2 है, ये दोनों मिल करके यहाँ पर केवल एक ही वैद्युत रेखा होगी, जिसका जो इन दोनों के परिमाण के बराबर होगी। अगर ये दोनों रेखाएं काटती हैं तो एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। इसलिए ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलें। अगला क्वेश्चन ये है, दो बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम तथा QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। QA और QB दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इसका मतलब ये है कि ये देखिए, ये हो गया QA, क्योंकि यह पॉइंट A पर रखा हुआ है, और इसको मान लिया जाएगा QB क्योंकि यह पॉइंट B पर रखा गया है। और यहाँ पर आप लिख लेंगे QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम, तो 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए इसको प्लस लिखा जा सकता है। और QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम, -3 × 10⁻6 कुलाम। और ये दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, इन दोनों को मिला दीजिए। इसका मध्य बिंदु यह मान लीजिए, आपको यह पता है कि यह 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यह दूरी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दूरी 10 सेंटीमीटर और ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्या है, इसको पॉइंट O मानना है। यह आवेश QA पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ
माइनस कर देंगे। प्लस वाले आवेश के कारण बिंदुओं पर आप जानते हैं कि कोई भी प्लस आवेश होता है यह अपने में से वैद्युत बल रेखाओं को बाहर निकालता है, और कोई ऋण आवेश होता है यह वैद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर लेता है। इस तरीके से तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट O पर इस दिशा में होगी। चूँकि बिंदु A पर रखे गए आवेश के कारण है इसलिए हम इसको EA कहेंगे, और यहाँ पर आवेश ऋणात्मक है तो ऋण माइनस B है, माइनस B के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा EB भी इसी दिशा में होगी। तो EA और EB ये दोनों हो गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो E बराबर EA प्लस EB, दोनों की दिशा एक है इसलिए इसको जोड़ने में कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आइए देखते हैं OA कितना है और OB कितना है। OA बराबर OB बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये बीचों बीच में है तो 10 हो जाएगा, 10 20 का आधा 10 10A। अब हम कैसे निकालेंगे EA की वैल्यू। EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपान OA का स्क्वायर। तो इसमें हम इसकी दिशा हो जाएगी OB की तरफ, OB दिशा में O से B की तरफ होगी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो पाएंगे 9 × 10⁹ और QA की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻। OA 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। 10 में 100 से भाग देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 0.1 मीटर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते समय 10⁻⁻2 हो जाएगा, और 10⁻2 हो जाए ऊपर जब आएगा तो 10⁻11 हो जाएगा। 11 में से 6 हो जाएगा, घट जाएगा इसको तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.7 × 10⁻। ये 11 हुआ है ना, 11 में से 5, 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। अब क्या है EB इज इक्वल टू, देखें EB इज इक्वल टू ऐसे ही निकाला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपान OB का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6। यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं लिया, निगेटिव इसका चिन्ह ऋणात्मक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम इसकी दिशा देख रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए हमने यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह रखना उचित नहीं समझा। और यहाँ पर OB की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी OB दिशा में, यह EB बराबर। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, इतना ही आएगा 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। अतः बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर EA प्लस EB। वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता था लेकिन आसान है इसलिए ऐसे किया जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा 2.7 × 10⁻6 प्लस 2.7 × 10⁻6 से 5.4 हो जाएगा।
इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम, और दिशा हो जाएगी ऊबी दिशा में, ये ई की वैल्यू आ गई। अब या इसका पार्ट बी कह रहा है कि यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन किताब में ऋणात्मक लिख रहा है तो आप मानिए ऋणात्मक, क्योंकि परीक्षण है, परीक्षण करना है तो कीजिए, ऋणात्मक से ही कीजिए। अर्थात परीक्षण आवेश यहाँ पर दिया हुआ है Q0 इज इक्वल टू -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो इस बिंदु पर रखा जाए, ये मध्य बिंदु पर, इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, ये पहले वाले के रेफरेंस में बोला गया इस बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पर रखा जाए तो आपको पता हो गया कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। वैद्युत क्षेत्र यदि यहाँ पर F है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर यदि E है और यहाँ पर Q0 आवेश रखा जाए तो इस पर लगने वाला बल Q0 इंटू E हो जाएगा। तो यहाँ पर Q0 पर वैद्युत बल, Q0 पर वैद्युत बल F इज इक्वल टू Q0 इंटू E, और दिशा क्या हो जाएगी OB, E की दिशा में ही मानते हैं। अभी देखिए कैसे होगा। तो Q0 की जब हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ है, -1.5 इंटू 10⁻⁹ और मल्टीप्लाइड बाई 5.4 इंटू 10⁻⁶। जब इसको गुणा करेंगे तो 15 चौक के 60 और 15 पच्चे 75, 75 6 81, 8.10 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, ये हो जाएगा आपका Q0 पर लगने वाला बल। एक और विधि हो सकती है सॉल्व करने की। यहाँ पर Q0 रख करके, चूँकि ऋणात्मक है, यहाँ पर लगने वाला बल ऋणात्मक है अभी, तो अभी मैंने इसकी दिशा नहीं बताई, यहाँ पर पहले दिशा देख लीजिए। ये माइनस है, तो माइनस यहाँ पर जब रहेगा तब ये रहेगा OB दिशा, और जब ये माइनस चिन्ह हटा देंगे OB तो BO हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह जो है अगर OB इस दिशा में है तो -OB इस डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह हटाया और दिशा लिख देंगे BO दिशा। यहाँ से माइनस चिन्ह हटाने के कारण केवल हमने OB दिशा को क्या कर दिया, BO दिशा में कर दिया। इसको एक और तरीका हो सकता है सॉल्व करने का कि इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, चूँकि यह ऋण आवेश है, इसलिए इस पर लगने वाला बल इधर तरफ होगा, धन आवेश खींचेगा, यह ऋण आवेश प्रतिकर्षित करेगा। ये तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल निकालिए, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² से। इस तरह से इस पर भी इन दोनों, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², दोनों को जोड़ दीजिए तो आप पाएंगे कि OA डायरेक्शन में या BO डायरेक्शन में जो है इतना ही बल लग रहा है। वैसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 1.9। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निकाय में दो आवेश QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम तथा QB इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A 0, 0 -15 सेंटीमीटर तथा B 0, 0, 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है। आइए इसका सॉल्यूशन 1.9 का सॉल्यूशन हम देने चल रहे हैं आपको। तो पूछ रहा है निकाय का कुल आवेश कितना है। इन दोनों आवेशों को जोड़ दीजिए, ये और ये
दोनों जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, दोनों बराबर और विपरीत हैं। तो लिखा जाएगा निकाय का कुल आवेश निकाय का कुल आवेश बराबर QA प्लस QB 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस माइनस टाइम्स 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और ये 0 हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला जानते हैं, P = Q इंटू 2L, जहाँ 2L उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी। तो कैसे निकालते हैं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस XYZ एक्सिस पर पहले इसको बना करके हम देखने की कोशिश करें। ये देखिए, मान लीजिए कि यह X एक्सिस, यह Y एक्सिस और Z एक्सिस है। ये X और Y दोनों 0 हैं, अर्थात वो Z एक्सिस पर ही रखा गया है पॉइंट A। इसका मतलब इसके नीचे यह जो X एक्सिस है ये आकाश में, इधर स्पेस में है बाहर की तरफ, लेकिन निकालेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको ब्लैक बोर्ड पे बनाया गया है। X और Y एक्सिस के बीच का एंगल लग रहा होगा कि 90 डिग्री से अधिक है, लेकिन वो एबव नहीं होगा। 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, आप समझ रहे होंगे। तो ये Z इसी के प्लेन में है, Z और Y इसके प्लेन में है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और X एक्सिस बाहर है। तो यहाँ पर कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ लीजिए, दूसरा पॉइंट यहाँ। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये निगेटिव डायरेक्शन। Z एक्सिस पर A कोई पॉइंट A है और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0, -15। नीचे वाली दूरी, यहाँ से नीचे वाली दूरी को माइनस से दिखलाया जाता है, और ऊपर 0, 0, +15 सेंटीमीटर में है। ये है, और यह पॉइंट A है और यह पॉइंट जो है B है। आप बिल्कुल क्लियर है कि ये भी 15 सेंटीमीटर, OA 15 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये 15 है और ऊपर यह 15 है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट इसका जो कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AB जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव कोई बनता है तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मानी जाती है, 2L। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, ये जो दूरी मानी जाएगी, ये 2L बराबर 30 सेंटीमीटर ये हो गई। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर AB = 2L और 2L = हो जाएगा 30 सेंटीमीटर = 0.3 मीटर। 100 से भाग दे देंगे तो 0.3 मीटर। अब आइए Q = प्लस माइनस, एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है। QA यहाँ पर को प्लस आवेश है और QB यहाँ पर माइनस आवेश है। लिख दिया जाएगा QB = -2.5 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पर QA = 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ये तो यहाँ पर कोई एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, Q = प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अतः निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। Q की वैल्यू यही परिमाणात्मक मान रखा जाएगा या आंकिक मान रखा जाएगा, और 2L की दूरी है 0.3, ये 25 थी यहाँ 75, 0.75। तो 0.75 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा
और तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻, ये कूलाम है, ये मीटर है, तो हो जाएगा कूलाम मीटर। P = इतना। अब आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा क्या होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, इधर से इधर की तरफ। तो ऊपर से नीचे कौन सी दिशा होती है, -z अक्ष की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.9 रहा। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1.10। ये दो क्वेश्चन एक साथ लिख लेने पर आसानी ये रहती है कि तुरंत बार बार लिखना नहीं पड़ता। एडिटिंग में थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्यूशन हम देने चल रहे हैं आपको 1.10 का। फोर इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। सीधा इसमें आप लिख लीजिए P = 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, और इतना परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है यहाँ पे 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। यहाँ पर देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और ये यहाँ इसके बीच में यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, या प्लस है, ये माइनस है, ये इससे 30 अंश का कोण बना रहा है। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, मतलब ऐसे है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण, तो ये देखिए इस पर बल लगेगा F = QE, और इधर भी लगेगा F = QE। तो कितना होता है द्विध्रुव आघूर्ण, सीधे फार्मूला लिखिए, और डेरिवेशन से कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्य करने वाले वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत द्विध्रुव आघूर्ण tau = PE sin theta। तो द वैल्यू ऑफ P = 4 इंटू 10⁻⁹, और E की वैल्यू है 5 इंटू 10⁴, और साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये जब 1/2 हो जाएगा तो इसका 2 इससे कैंसिल होगा, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10⁵ = हो जाएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। या लिखने का तरीका ये भी होता है कि 1.0 इंटू 10⁻, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से ये हुआ। अब कल हम कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चंस
1.11 से 1.20 तक हम सॉल्व करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा, या मेरा यही प्रयास रहेगा कि एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करूँ और इसके थ्योरी को आपको अच्छी तरीके से बताऊँ। अब शेष कल होगा।